गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा लास्ट वीडियो तक चल रहा था हमारा टॉपिक सोर्सेज ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के सोर्स क्या क्या हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको निर्माण करने की, प्रतिरक्षों के निर्माण की दो प्रमुख विधियाँ पाई जाती है। पहली थी प्राकृतिक विधि, दूसरी थी कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल मेथड था, ठीक है ना। प्राकृतिक विधि को हमने देखा था, पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें देखा, और मैं दोबारा बताया था। हमने क्या क्या कहा था, कोई भी हमने एक होस्ट सेल ले ली, एनिमल बॉडी ले ली होस्ट सेल के रूप में, परपोषिक कोशिका के रूप में किसी भी एनिमल की बॉडी ले ली है। हमको क्या कराना है, उसको अनुकूलित कराना है। हमें क्या कराना है, किसी भी विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन के प्रति उसे अनुकूलित कराने का कार्य करना है, ठीक है ना। अनुकूलन से हम ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ मात्रा में क्या कराते रहेंगे, हम इसके अंदर प्रतिजन प्रवेश कराते रहेंगे, एंटीजन को इसमें एंटर कराते रहेंगे। अब ये एनिमल बॉडी क्या करेगी, इसके प्रति रेस्पॉन्ड करने का काम करेगी, ठीक है ना, क्रियाएं करने का काम करेगी, जिससे प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा। उसके बाद में कुछ समय पश्चात वापस से इन अ फ्यू डेज क्या किया जाएगा, दोबारा से एंटीजन को इसके अंदर, जंतु शरीर के अंदर एंटर कराया जाएगा। अब इस जंतु शरीर वापस से क्या बनाएगा, एंटीबॉडी को क्या करेगा, निर्मित करने का काम करेगा, ठीक है, जिससे इसके शरीर के अंदर कुछ मात्रा में अनुकूलन उपस्थित होने लग जाएगा, अनुकूलन आने लग जाएगा किसी भी विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन के प्रति, जो कि हम लोग एंटर करा रहे हैं, जो कि हम लोग क्या करा रहे हैं, इसके शरीर के अंदर एंटर कराया है, ठीक है। अब इन प्रतिरक्षियों को हमको क्या करना है, इसके शरीर से अलग करना है। तो इसके शरीर से अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके जंतु के शरीर का रक्त निकालेंगे, जिससे कि, और रक्त निकाल कर उसको क्या करेंगे, क्लॉट फॉर्म में लेकर आएंगे, मतलब उसको स्कंदित किया जाएगा। स्कंदन के बाद में जितना भी जो लाल सीरम, रेड सीरम बचा हुआ होता है, ठीक है ना, जो कि क्लॉट नहीं हो पाता है, उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। इसमें से हम लोग, इसमें क्या पाई जाएंगी, प्रतिरक्षियाँ पाई जाएंगी, एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी। इनको यहाँ से अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और इसी को हम लोग बोल देते हैं एंटी सीरम कह देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटी सीरम कह देते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए चाहिए हमें एक जंतु शरीर की आवश्यकता होती है, होस्ट सेल, परपोषी कोशिका की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था फर्स्ट। और मुख्य रूप से स्नेक बाइटिंग के लिए जो एंटीवीनम बनाया जाता है, सांप के काटने के लिए जो प्रति विष बनाया जाता है, जो उसके जहर को ख़त्म कर सके, वो उसका निर्माण इसी विधि द्वारा, प्राकृतिक विधि द्वारा ही किया जाता है। फिर आती है हमारी क्या, कृत्रिम विधि। सेकंड नंबर पे थी हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड, कृत्रिम विधि। नाम से ही समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियली चीज़ कोई भी होगी वो कहाँ बनाई जाएगी, कमरे में बनाई जाएगी। और हमको एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना है तो हमेशा क्या किया जाएगा, लैब के अंदर किया जाएगा, आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है ना, आर्टिफिशियल मेथड। कृत्रिम विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय में बहुत अधिक संख्या में प्रतिरक्षियों को निर्माण कर सकते हैं, जो कि आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। आज के समय के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। औद्योगिक रूप से यदि बात की जाए तो वैक्सीन्स का यदि निर्माण किया जाता है, टीकाकरण का, किसी भी टीके का या औषधियों का उत्पादन किया जाए, वो इसी कृत्रिम विधि द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, किसी भी यदि रिसर्च के लिए हमको प्रतिरक्षियों का निर्माण करना है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्राणी के अंदर जो प्रतिरक्षियाँ पाई जाएंगी, इनको हमेशा इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी भी बाह्य प्रतिजन से क्या कराएंगे, इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, मतलब उपचारित करवाएंगे, और उसके पश्चात क्या होगा, इस प्राणी को मार दिया जाएगा।
मार दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड प्राप्त होगा हमें। इस ब्लड के अंदर, इस रक्त के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षाएं पाई जाएंगी, विभिन्न प्रकार की या विषमांगी प्रकार की क्या होंगी, प्रतिरक्षाएं होंगी। मतलब कह सकते हैं एक से अधिक प्रकार की प्रतिरक्षाएं पाई जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक कोशिका अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी, प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी। अब इन प्रतिरक्षियों को हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, मतलब अलग अलग कर लेंगे। यही क्या होता है, आपका मेथड होता है कृत्रिम विधि का। मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये कह सकते हैं प्रतिरक्षियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है ना। औद्योगिक रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर्म, वैक्सीन व औषधियों का उत्पादन, टीका जिसे बोलते हैं हम लोग, व औषधियों का उत्पादन कृत्रिम विधि द्वारा ही किया जाता है। कृत्रिम विधि द्वारा ही क्या किया जाएगा, इसका उत्पादन किया जाएगा। यदि कोई रिसर्च के लिए बात की जाए, ठीक है ना, तो प्रतिरक्षियों को हमने कहाँ कराया है, प्राणी के प्रतिजन द्वारा उपचारित कराया, इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है ना। और लास्ट में क्या करा, हमने प्राणी को मार दिया। प्रतिरक्षियों को प्राय शोध कार्य के लिए प्रतिरक्षियों को प्राणी के प्रतिजन द्वारा उपचारित करवाया जाता है तथा प्राणी को मार दिया जाता है, ठीक है ना। प्राणी को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, जिससे रक्त सीरम से अलग अलग प्रतिरक्षियां उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार की प्रतिरक्षियां विषमांगी प्रकार की, हेटेरोजेनस टाइप की, इस प्रकार की प्रतिरक्षियां विषमांगी प्रकार की, हेटेरोजेनस टाइप प्रकार की होती हैं, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की
प्रतिरक्षियों का उत्पादन करती हैं, प्रतिरक्षियों का उत्पादन करती हैं, उत्पादन करती हैं। ठीक है, क्योंकि क्या किया है इन्होंने, अलग अलग प्रकार के प्रतिरक्षियों का क्या किया है यहाँ पे उत्पादन इसमें हुआ है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। हमने इन जो अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षियाँ जो उत्पन्न हुई है, इनको क्या कर लेंगे हम लोग, सेपरेट कर लेंगे। प्रतिरक्षियों को विभिन्न माध्यम द्वारा अलग कर लिया जाता है। विभिन्न माध्यम द्वारा क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पे अलग कर लिया जाता है। ठीक है ना, यही क्या औलाद कहलाती है, आपकी कृत्रिम विधि कहलाती है। हमने कृत्रिम ये प्रतिरक्षों के निर्माण की दो विधियों को देखा, पहली थी प्राकृतिक, दूसरी थी कृत्रिम। प्राकृतिक विधि से अधिक समय उपयोग, प्राकृतिक विधि द्वारा प्रतिरक्षियों के निर्माण में अधिक समय लगता है, ठीक है ना। प्राकृतिक विधि द्वारा क्या होगा, अधिक समय लगेगा। एक बार क्या करेंगे हम लोग, किसी भी जंतु शरीर के अंदर, किसी भी जंतु कोशिका के अंदर एंटीजेंस को प्रवेश कराएंगे तो कुछ समय जाएगा प्रतिरक्षों के निर्माण होने के लिए। फिर वापस से क्या कराएंगे, थोड़े से अधिक मात्रा में प्रतिजन जंतु शरीर के अंदर एंटर करवाए जाएंगे। जिसमें क्या होगा, अधिक समय लगेगा। ये वही कृत्रिम विधि की यदि बात किया तो इसमें क्या होगा, अधिक समय नहीं लगेगा तथा इससे अधिक मात्रा में औद्योगिक रूप से भी प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के हमने शुरू से यदि बात की जाए, तो हमने इसमें प्रतिरक्षियों को देख लिया, प्रतिरक्षियों की संरचना को देख लिया, प्रतिरक्षियों की संरचना को देख लिया। ठीक है ना, जो कि प्रतिरक्षी की संरचना को हमने देखा वाई आकार में पाई जाती है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की संरचना वाई आकार में पाई जाती है, जिसमें क्या होंगी, दो तो हैवी चेन होंगी जिसमें 440 अमीनो एसिड्स की यूनिट्स पाई जाएंगी, और दो लाइट चेन होगी जो हल्की श्रृंखलाएं होंगी जिसमें 220 अमीनो एसिड की श्रृंखलाएं होंगी, यूनिट्स पाई जाएंगी। ठीक है ना, एक तरफ क्या होता है, एन टर्मिनल होता है। ठीक है ना, एक तरफ होता है कार्बोक्सी टर्मिनल, जिस तरफ क्या होगा, COOH ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में हमने बात की लिया था विभिन्न प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन्स की, जैसे कि हमने बात की इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन G और इम्यूनोग्लोबिन D। इन पांचों इम्यूनोग्लोबिन्स को, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन्स को हमने अणुभार के आधार पर, इनके आणविक अणुभार के आधार पर क्या हुआ था, बांटा था, डिवाइड किया था। ठीक है ना, अलग अलग विभाजित करने का कार्य किया था। सबका काम अलग अलग था, सबका क्या था, काम अलग अलग था, और सबकी संरचनाएं अलग अलग थी, सबका अणुभार अलग अलग था। यदि बात की जाए IgG की, इम्यूनोग्लोबिन G की, तो इसका अणुभार था जैसे कि 1.5 लाख के आसपास था। IgM का अणुभार था 9 लाख के आसपास था, और IgA का अणुभार की यदि बात की जाए तो 1,60,000 था। IgE की यदि बात की जाए तो 2 लाख था, और IgD की बात की जाए तो 1,85,000 तक क्या था, इसका अणुभार था। IgG का कार्य था सूक्ष्म जीवों और उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि शरीर के अंदर क्या करें, विभिन्न प्रकार के तत्वों का निर्माण करें, उनको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस या आविष को। ये इनएक्टिव करने का काम करता है। साथ ही साथ जो नियोनेट्स होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, इनमें प्लेसेंटा में भी ये उपस्थित होंगी। IgM का काम था जो हमेशा फर्स्ट
लाइन का फॉर्मेशन करना किसके प्रति, जीवाणुओं के प्रति, ठीक है ना, जीवाणुओं के प्रति। IgE की यदि बात की जाए तो ये हमेशा एलर्जी और जितने भी पैरासाइट्स होते हैं इनके प्रति क्या करती है, शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। IgA हमेशा कहाँ पे, श्लेष्म में जहाँ पे म्यूकस का सेक्रीशन किया जाता है, जैसे कि हम लोग नेज़ल अपर्चर्स की बात करते हैं और रेस्पिरेटरी अपर्चर्स की बात करते हैं, लंग्स वगैरह की बात करते हैं, स्टोमक की आंत की बात करी जाए तो ये यहाँ क्या होगा, म्यूकस का जहाँ पे सेक्रेशन होगा वहाँ पे उपस्थित पाया जाएगा। IgD हमेशा बीटा लिम्फोसाइट्स की सतह पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे नए चैप्टर को। थैंक यू।